जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ कृतिका साहू। घटना चक्र की सीरीज़ में हम कवर कर रहे थे मुगल डायनेस्टी एंड आज हम देखेंगे अकबर के रेन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अकबर वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1542। अमरकोट में इनका जन्म हुआ था एट राजा वीरसाल पैलेस। ही वॉज कॉरोनेटेड एज अ किंग एट द एज ऑफ 14 एट पंजाब 14 फरवरी 1556 को। शाह अब्दुल माली रिफ्यूज टू जॉइन अकबर्स कॉरोनेशन। हुमायूं यूज टू कॉल हिम फरजान, जिसका मतलब होता है बेटा, दैट इज सन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है बैरम खान। बैरम खान वॉज द पैटर्न ऑफ अकबर एंड अकबर ने इनको वजीर अपॉइंट किया था एंड ही गेव हिम द टाइटल एज खाने खाना। अगर हम रिलीजियस फेथ एंड बिलीफ की बात करें तो अकबर यूज टू सपोर्ट चिश्ती सेक्ट एज वेल एज ही यूज टू हैव अ फेथ इन सूफीज़म। और जब अकबर वॉज विजिटिंग द दरगाह ऑफ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, उनके रास्ते पे अजमेर जो राजपूत स्टेट था वो पड़ता था और उस समय अजमेर के जो राजा थे वो थे राजा बिहारी माल, जिसको हम भारमाल भी बोलते हैं। सो जो राजा बिहारी माल थे, टू सेफ गार्ड हिज पोजिशन, बिकॉज वो उस रास्ते से गुजर रहे थे तो हो सकता था कि अकबर उनको अटैक करे, तो टू सेफ गार्ड हिज पोजिशन उन्होंने अकबर को ऑफर किया कि उनकी जो बेटी थी जिनका नाम था हरखा बाई, उनकी शादी अकबर से की जाए एंड दैट्स हाउ ही एक्सेप्टेड। ही वॉज द राजा भारमाल वॉज द फर्स्ट राजपूत किंग जिन्होंने अकबर की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया था और मैरिज अलायंस उनके साथ में बनाया था। और जो हरका बाई थी और अकबर थे, उनसे उनके यूनियन से जो बेटा हुआ था उनका नाम था सलीम, जिनका लेटर ऑन नाम किया गया जहांगीर। अकबर ने अबॉलिश किया था 1562 में स्लेवरी को अबॉलिश किया, फिर 63 में पिलग्रिमेज टैक्स एंड 64 में जजिया को इन्होंने अबॉलिश किया था। साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज एंड सती को भी अकबर ने अबॉलिश किया था। ही ऑल्सो ऑर्डर्ड दैट मैन शुड मैरी ओनली और मैन शुड हैव ओनली वन वाइफ अनलेस जो वाइफ होगी शी इज़ नॉट एबल टू हैव अ चाइल्ड। इन दैट सिनेरियो मैन कैन मैरी अनदर वुमन। नेक्स्ट है ही किल्ड आदम खान। आदम खान वो सन ऑफ माहम अंगा। इन्होंने 1562 में इसको आदम खान को किल किया था बिकॉज आदम खान हैज़ असैसिनेटेड अकबर का जो प्राइम मिनिस्टर था जिनका नाम था अतका खान, इसको आदम खान ने असैसिनेट किया था। इन रिटर्न अकबर ने आदम खान को मार दिया था। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हिंदू किंगडम ऑफ गोंडवाना, जिनकी रूलर थी दुर्गावती को अकबर ने अटैक किया था और उसके रिटेलिएशन में शी कुडंट कंटिन्यू फाइटिंग विद अकबर, जिसके कारण दुर्गावती कमिटेड सुसाइड। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है 1565 एडी में जो किंग मारवाड़ के किंग थे राव चंद्रसेन, ही फॉट विथ मुगल आर्मी एट भद्रार्जुन जो कि वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है, वहाँ पे इन्होंने लड़ाई किया था। राव चंद्रसेन ने, इनका नाम याद रखिएगा, मुगल से इनकी लड़ाई हुई थी बट वो जीत नहीं पाए थे एंड ही फ्लेड अवे इन सिवाना बट ही डिड नॉट सरेंडर टू मुगल आर्मी। इवन दो वो जीत नहीं पाए थे बट इन्होंने सरेंडर नहीं किया था। नेक्स्ट है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, लड़ा गया था अप्रैल 1576 को बिटवीन महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ वर्सेस अकबर। इसका एम ये था, अकबर ने महाराणा प्रताप पे अटैक किया था, एम था टू सबड्यू राणा प्रताप। रिजल्ट ये हुआ कि ऐसा हिस्ट्री की बुक्स में लिखा जाता है कि महाराणा प्रताप वॉज डिफीटेड एंड टुक रिफ्यूजी इन अरावली हिल्स बट ही हैज़ नेवर एक्सेप्टेड अकबर सुप्रीमेसी। हावेवर अगर आप अपकमिंग बहुत सारे रिसेंट वीडियोज़ अगर देखेंगे तो वहाँ पे इन्होंने प्रूव किया हुआ है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की लड़ाई में वो हारे नहीं थे। अगेन द रिजल्ट जो है वो कंट्रोवर्शियल है बट वी विल गो एज पर घटना चक्र, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि महाराणा प्रताप वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप के कमांडर कौन थे? हकीम खान सूरी। एंड महाराणा प्रताप ने कभी भी सरेंडर नहीं किया था मुगल्स को, बट महाराणा प्रताप के डेथ के बाद में जो उनके सन थे राणा अमर सिंह, ही साइन ट्रिटी विद जहांगीर इन 1615। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है मीर बख्शी की, जो कि हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट है। आपको बस ये बात ध्यान में रखना है कि जो मीर बख्शी होते थे दे वर नॉट द चीफ कमांडर, ये लड़ाई नहीं किया करते थे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो रिक्रूटमेंट एंड डेजिग्नेशन ऑफ द मिलिट्री कमांडर एंड मिलिट्री पर्सनल, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सो मीर बख्शी वॉज द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी
1573 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया दाग सिस्टम। दाग बेसिकली जो उनके घोड़े होते थे उन पे मार्किंग करना, दैट इज नोन एज ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। तो दाग सिस्टम जो था वो अकबर के टाइम पे चालू हुआ 1573 में इन मुगल एम्पायर। देन 1574-75 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया टू ऑर्गेनाइज सोल्जर्स बाय मनसबदारी। एंड मनसबदारी सिस्टम क्या होती है? सो मनसब का मतलब होता है रैंक्स और पोजीशन, एंड जो मनसबदार्स होते हैं दे आर दोज ऑफिशियल्स हु हैड रैंक्स या डेजिग्नेशन इन द रॉयल आर्मी। अगर किसी के पास में 10 से 500 मनसब हैं तो वो मनसबदार कहलाते थे, बट एनीबडी होल्डिंग द रैंक ऑफ 500 to 2500 उनको आमिर आजम बोलते हैं। नाउ एक बात आप याद रखिएगा कि जो मनसबदारी सिस्टम है एंड जो मनसबदारी बोल लीजिए, ज़मींदारी बोल लीजिए, ये सब सिस्टम है, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये इतना कंफ्यूजिंग होता है कि जब हम कोई भी वीडियो देखते हैं या फिर जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ओके कंसेप्ट क्लियर हो गया, बट ड्यूरिंग द एग्जाम जब क्वेश्चन आता है तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप क्या करिएगा, इसके बारे में अच्छे से नोट्स बना लीजिए, जितने भी सिस्टम है उनके बारे में एकदम नोट्स बना लीजिए एंड मेक श्योर कि जो एग्जाम का एक दिन पहले होगा उस दिन आप ये मनसबदारी, ज़मींदारी, ये सब सिस्टम के बारे में एक बार एकदम अच्छे से रिविजन करके जाइए, क्योंकि नो मैटर वॉट अगर आपको समझ में आया भी है, अगर आपने लास्ट मिनट इस टॉपिक पे रिविजन नहीं किया तो चांसेस ये है कि आप सिंपल क्वेश्चन में भी मिस्टेक कर सकते हैं। जो वर्ड दीवान है, दीवान इज़ बेसिकली अ पर्शियन वर्ड जिसको अडॉप्ट किया था मुस्लिम्स ने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ खलीफ उमर, एंड फिर मुगल्स ने इसको यूज़ किया द वर्ड दीवान को फॉर ट्रेजरी डिपार्टमेंट। सो ट्रेजरी डिपार्टमेंट, दिस वाज अ डेजिग्नेशन गिवन, डेजिग्नेशन ऑफ अ दीवान। एंड कुछ फेमस दीवान जो कि अकबर के कोर्ट में थे उनका नाम है मुजफ्फर खान, तोदारमल एंड ख्वाजा शाह मंसूर। नेक्स्ट है जब्ती सिस्टम। जब्ती को हम एने दशाला भी बोलते हैं और साथ साथ में टोडारमल बंदोबस्त भी इसे बोला जाता है। जब्ती सिस्टम वॉज बेसिकली अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो कि रेवेन्यू जो अकबर के जो कोर्ट था वो रेवेन्यू चार्ज करता था बेस्ड ऑन द लैंड सर्वे। और इस सर्वे में क्या किया जाता था, दे यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एज वेल एज द एवरेज प्राइस, जो कि लास्ट 10 ईयर्स में अलग अलग क्रॉप की लास्ट 10 ईयर्स में जो प्राइस एवरेज प्राइस रही होगी उसको उसका कैलकुलेशन होता था। और उसके बाद में 1/3 ऑफ द एवरेज, जो ये इसका एवरेज आया उसका जो 1/3 होता था दैट यूज टू बी फिक्स्ड एज द लैंड रेवेन्यू फॉर द स्टेट। सो जो भी लैंड रेवेन्यू चार्ज होते थे वो प्रॉपरली लैंड सर्वे के बेस में होता था, और उस सर्वे का नाम और उस सिस्टम का नाम है जब्ती या फिर एने दशाला, जिसको हम तोदारमल बंदोबस्त भी बोलते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि इस पर्टिकुलर सिस्टम को इंट्रोड्यूस ही किया था तोदारमल ने। एंड जब तोदारमल ने इसे इंट्रोड्यूस किया था उस समय पे वो अकबर के कोर्ट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जो अकबर थे उन्होंने गुजरात को एनेक्स किया था 1572 में। उसके बाद इन्होंने सिटी इस्टेब्लिश की थी फतेहपुर सिकरी, एंड ही ऑल्सो बिल्ड द बुलंद दरवाज़ा ऑफ सिकरी एज द विक्ट्री टावर। इसके साथ साथ इन्होंने एक इंडिपेंडेंट रिलीजन स्टार्ट किया था, उस रिलीजन का नाम था दिन्ने इलाही। ये बहुत फेमस है, ये स्टार्ट किया गया था अकबर के द्वारा। इट वॉज एन इंडिपेंडेंट रिलीजन, और बीरबल वॉज द ओनली हिंदू जो इस रिलीजन को ज्वाइन किया था। अगर फेमस बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ये जो लिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स है इसे अकबर के टाइम पे बनवाया गया था। जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल, दीवाने आलम, दीवाने खास, मरियम की कोठी एंड बीरबल की कोठी, ये सब अकबर के टाइम पे बनाया गया था। इसके साथ साथ जो अकबर की टूम थी उन्होंने उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया था। एक छोटी सा विलेज है जिसका नाम है सिकंदर, एंड इस पर्टिकुलर सिकंदर का जो छोटा सा गांव था इसका नाम चेंज करके अकबर ने रखा था बहिस्ताबाद में अकबर की टूम है। कमेंस किया था अकबर ने और इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया जहांगीर ने। हम लिटरेचर की बात करें तो ही ऑर्डर्ड द ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इनटू पर्शियन लैंग्वेज, जिसका नाम है रज़्मनामा, और जिसको ट्रांसलेट किया था बदौनी ने, एंड बदौनी ऑल्सो ट्रांसलेटेड रामायण। एंड जो फैज़ी थे, फैज़ी ने ट्रांसलेट किया था लीलावती। अब देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स।
पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अकबर वॉज एंथ्रोन्ड ऑन गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ हुमायूंस डेथ। तो उनको कहाँ मिली थी इन्फॉर्मेशन? कलनौर में। अकबर वॉज एंथ्रोन्ड कॉरोनेटेड एट कलनौर। कलनौर जो बेसिकली गुरदासपुर सिटी के पास में है, पंजाब में। यहाँ पे इनका कॉरोनेशन हुआ था आफ्टर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ हुमायूंस डेथ, हु डाइड इन अ फेटल एक्सीडेंट बाय फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ दिने पन्ना, जो कि एक लाइब्रेरी में सीढ़ी के ऊपर चढ़ के वो कोई बुक निकाल रहे थे और उन सीढ़ी से गिर गए वो, उसके कारण हुमायूं की डेथ हुई थी। उनकी डेथ की खबर जहाँ पे मिली वहीं पे फिर अकबर का कॉरोनेशन भी हुआ। द मेन एम ऑफ अकबर इन फाइटिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी दैट वॉज टू सबड्यू राणा प्रताप। बॉक्स की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। द मेन एम ऑफ अकबर इन फाइटिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज टू सबड्यू राणा प्रताप। 1576 में ही डेप्यूटेड मान सिंह टू लीड अ फोर्स ऑफ 5000 सोल्जर्स अगेंस्ट महाराणा प्रताप। This battle was fought on 18 June 1576, which Rana was defeated and took refuge in Aravali Hills. ईयर याद रखिएगा 1576। इस क्वेश्चन की पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं आई है, आई विल रीड इट आउट फॉर यू। हु वॉज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप्स आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? तो ये हमने पहले देखा है, हकीम खान। हकीम खान सूरी was the commander of Maharana Pratap's army in the Battle of Haldi Ghati. He was a Pathan adventurer, member of Sur dynasty, who commanded an army of 5000 Afghans in the Battle of Haldi Ghati, which was fought on 18 June 1576. The first matrimonial alliance with Rajput was established by Akbar with the house of काचवास। काचवास जो कि राजपूत थे, ये हमने पहले डिस्कस किया है कि जब अकबर वॉज गोइंग टू द दरबार ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर का पार्ट है, 1562 में, तो रास्ते पे राजबिहारी माल का जो स्टेट था वो पड़ता था। सो टू सेफ गार्ड हिज पोजिशन उन्होंने अपनी बेटी, जिनका नाम था हरखा बाई, जिसको हम जोधा के नाम से भी जानते हैं, उनके साथ में शादी करने का ऑफर दिया था, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय अकबर। सो इट वॉज द फर्स्ट मैरिज ऑफ अकबर विथ एनी राजपूत गर्ल। दस राजा बारमाल वॉज द फर्स्ट राजपूत किंग who accepted the Akbar supremacy of his accord. And Salim, later Jahangir, was the heir to the throne, was born with the wedlock on August 30th, 1569. Next question भी same है, which among the following families was the first to have the matrimonial alliance with Akbar? So ये है काचवास। Next question है, the mausoleum that is Dargah of Chishti saint which was visited by Akbar, that was Muinuddin Chishti. Box की information देखते हैं। Akbar supported Chishti sect, expressing his faith in Sufism. He sought the company of the religious divine saint with whom he conversed with inborn zeal and humility. He frequently visited the मौसोलियम ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एट अजमेर, और इसके साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी सूफ़ी सेज थे शेख सलीम चिश्ती एट शिकरी, इनके भी दरबार पे ये आया जाया करते थे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पर्सनली किल्ड बाय अकबर? सो इसका आंसर है आदम खान, इसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राजपुताना स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर विलिंगली? तो ये थे मेवाड़ के राजा, दैट इज महाराणा प्रताप। मेवाड़ डिड नॉट accept the supremacy of Akbar willingly. Rana Pratap of Mewar continued his struggle against Akbar for a long time after his death. राणा प्रताप के जो बेटे थे राणा अमर सिंह, ही साइंड द ट्रीटी विद जहांगीर इन 1615, ये हमने पहले देखा है। Which Rajput ruler continued his struggle for the independence against Mughals and did not surrender? So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राव चंद्रसेन ऑफ मारवाड़। दुर्गावती who fought against Akbar was a queen of, so इसका आंसर है मंडला। Akbar decided to invade Gondwana and sent cavalry of 50,000 with heavy artillery. The king of Gondwana, जिनका नाम था वीर नारायण, उस समय बहुत छोटे थे, और उनकी जो मदर थी दुर्गावती, she was ruling the kingdom of Gondwana on his behalf. She fought with bravery but was defeated in the war between Gad and Mandla, which is modern day Jabalpur, और शी इज़ द वन जिन्होंने आफ्टर द वॉर सुसाइड किया था। ये क्वेश्चन स्पेसिफिक टू बिहार है, सो बिहार पीएससी में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो यूसुफ शाह चाक, द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली हु वॉज एक्साइल्ड टू बिहार बाय मुगल एम्परर अकबर, वॉज बरिड इन, सो ही वॉज बरिड इन नालंदा।
Yusuf Shah Chak was the ruler of Kashmir during 1579 and 1586 AD. Yusuf was exiled to Bihar by Mughal Emperor Akbar. He died in Bihar and was buried in Biswak, Nalanda. अबू फजल की जो डेथ हुई थी, इट वॉज कॉज्ड बाय प्रिंस सलीम जो कि जहांगीर है. अबू फजल डेथ वॉज कॉज्ड बाय प्रिंस सलीम when Prince Salim started behaving an independent king at Allahabad and became rebellion. Akbar called Abu Fazl from Deccan in 1602. Veer Shah Bundela assassinated Abu Fazl in a plot contrived by Mughal Prince सलीम के द्वारा जो प्लॉट रचा गया था उस पे वीर सिंह बुंदेला हैज़ असैसिनेटेड अब्दुल फजल वाइल ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम डेक्कन. जब वो डेक्कन से रिटर्न हो रहे थे उस समय की बात है. When Jahangir became emperor, he rewarded Veer Shah Bundela with 3,000 mansab. Therefore, there was a clear involvement of Prince Salim in the death of Abu Fazl. So basically, प्रिंस सलीम ने डायरेक्टली तो असैसिनेट नहीं किया था, बट वीर सिंह बुंदेला के थ्रू असैसिनेट किया था, एंड दैट्स द रीज़न. यहाँ पे आंसर है प्रिंस सलीम. Which one of the following factors is not conducive in establishing Akbar as a nationalist? तो करेक्ट आंसर है अकबर had forsaken Islam. Akbar was the first among the monarchs of medieval India who raised the policy of religious tolerance to the pinnacle of secularism. तो ऐसा बोल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो किंग थे, मुग़ल किंग थे, उनमें से अकबर जो थे वो सिक्योलर थे, क्योंकि ही अंडरस्टूड कि मेजॉरिटी जो है वो हिंदू है. सो अगर ये टॉलरेंट पॉलिसी अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म तक ये जा नहीं सकता. The non-Muslim constitute the majority of Indian subjects. Without winning their confidence and active support, Akbar could not hope to establish and consolidate the Mughal rule in India. अगर सिर्फ दिल्ली में नहीं, अगर उनको और भी फैलाना है अगर अपने एम्पायर को, तो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हिंदूज़ का भी सपोर्ट ले. Religion had played the role of a decisive factor in Indian society ever since the advent of Islam, and most of its people had refused to embrace it. अदर कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे, जब इस्लाम स्टार्ट हुआ बहुत छोटी जगह से, एंड देन व्हेन दे ट्राइड जहाँ पे क्रिश्चियनिटी चल रही थी, एंड व्हेन दे वेंट देयर, तो इट वाज पॉसिबल और वहाँ के लोग जल्दी कन्वर्ट हो गए एज़ कम्पेयर टू इंडियंस. अभी भी अगर आप देखें तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू ही है इंडिया में, इसलिए यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एडमेंट थे टू एक्सेप्ट इस्लाम एज देयर रिलीजन. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि लड़ने से बेटर अगर वो सपोर्ट लेंगे हिंदूज़ का, तो ज़्यादा लंबा और ज़्यादा बड़ा जो एम्पायर है वो इस्टेब्लिश कर पाएंगे. ऐसा अकबर को पता था. अकबर फुली अंडरस्टूड द सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंडियन सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर एंड मेड अ सीरियस अटेम्प्ट टू एलिमिनेट दीज बाय सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स. टू विन द गुडविल ऑफ हिंदूज ही अबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स एंड जजिया. ये हमने पहले भी देखा है. फ्रीडम ऑफ वर्शिप इन्होंने दिया. मैट्रिमोनियल अलायंस विद हिंदू भी खुद किया. हाई सिविल एंड मिलिट्री पोजीशन वाज ओपन फॉर हिंदूज़. एंड उसके अलावा हमने देखा है कि रामायण, महाभारत एंड लीलावती जैसे स्क्रिप्चर्स को इन्होंने ट्रांसलेट भी कराया पर्शियन में. इसके साथ में ही इस्टेब्लिश द इबादत खाना. इसके अलावा इशू ऑफ इनफॉलिबिलिटी डिक्री, फ्रीडम टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स, लैंड ग्रांट भी किया. कंसिडरेशन ऑफ हिंदू सेंटिमेंट्स, रिफॉर्म इन हिंदू सोसाइटी were some measures adopted by Akbar to establish religious harmony, but he had not forsaken Islam. उन्होंने इस्लाम को ऐसा नहीं हुआ कि वो कन्वर्ट हो गए हिंदू में. he was always and he followed Islam, and specially वो सपोर्ट करते थे चिश्ती सेक्ट को एंड सूफिज़म को. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अकबर किन पॉलिसीज़ को लेके काफ़ी पॉपुलर थे. मनसबदारी, रिलीजियस पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू एंड सोशल रिफॉर्म. तो देखिए इन सभी में अकबर ने कुछ ना कुछ, और कुछ नहीं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिए थे, मेजर स्टेप लिए थे. इसलिए ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इज क्रेडिटेड टू अकबर. His central administrative policy and interpretation of designation of a king, his duties and authorities, his provincial administration, his revenue system and monetary policies, mansabdari system, ये सारे जो थे, they are the measures that has culminated into his success. Akbar was the first Muslim ruler who practiced religious harmony between subjects and treated Hindu and Muslim alike. इन्होंने जजिया अबॉलिश किया था. ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने पहले भी देख चुके हैं. नेक्स्ट है who of the following Muslim rulers abolished the pilgrimage tax. तो ये थे अकबर.
हु अमंग द फॉलोइंग एम्परर मे बी कॉल्ड एज द एनलाइटेंड डेस्पोट। तो ये एनलाइटेंड डेस्पोट जो बुलाया गया था वो अकबर को बोला गया था, और ये अकबर के साथ साथ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड एंड फेडरिक द ग्रेट, इनको भी एनलाइटेंड डेस्पोट बोला जाता है, बिकॉज दीज वर द पीपल, जब ये रूल कर रहे थे तो इनका जो व्हेन दे वर रूलिंग, इनका जो टेरिटरी ऑफ रूल था वो काफ़ी एक्सपैंडेड था, येट दे हैव अडॉप्टेड द सेक्युलर पॉलिसी। इसके कारण इन सबको एनलाइटेंड डेस्पोट भी बोला जाता है। तो अगर हम अकबर से स्पेसिफिक देखें तो अकबर वॉज अ ग्रेट रूलर हुज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बंगाल टू अफगानिस्तान एंड कश्मीर टू गोदावरी इन द साउथ। He was a secular emperor and complete authority of the empire had vested in him. Therefore, he is considered as an enlightened despot, like Queen Elizabeth of England and Frederick the Great, during whose reign all were equal before the law. Who among the following had ordered that a man should marry only one wife and could marry another one when the first wife was barren? तो ये था अकबर, ये हमने पहले देखा है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है अगर हमने इनकरेक्टली रीड किया। रेन ऑफ अकबर इज नोन फॉर, ही वॉज नोन फॉर द एनेक्सेशन ऑफ रीजन, प्रोवेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बट यहाँ पे लिखा है हिज रिलीजियस इनटॉलरेंस। तो देखिए ही वॉज रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी थी, तो 1, 2 and 3 विल बी द राइट ऑप्शन। बॉक्स की इन्फॉर्मेशन में दिया है द अकबर इज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर हिज रिलीजियस liberation and tolerant policy. The policy of Sulh-e-Kul propounded by him is a very strong evidence of this. सुलह-ए-कुल जो बेसिकली एक प्रिंसिपल है जो सूफीज़म में फॉलो की जाती है, जिसका मतलब है पीस विथ ऑल। सो उन्होंने अपनी रिलीजियस पॉलिसी में सुलह-ए-कुल को इंक्लूड किया था। दैट वाज वन ऑफ द इंडिकेशन कि वो रिलीजियस टॉलरेंट थे। नेक्स्ट है द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर द रिकग्नाइज सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर्स रेन वॉज। तो ये हमने पहले भी देखा है, मीर बख्शी। मीर बख्शी ही वॉज नॉट द चीफ कमांडर ऑफ द आर्मी, बट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, मीर बख्शी जो भी हुआ करते थे दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट एंड डेजिग्नेशन ऑफ प्रॉपर रैंक एंड असाइनमेंट ऑफ द करेक्ट पे टू द सोल्जर। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द inspection of mansabdar and troops and submission of these details to emperor. Later 1575 में अकबर organized this soldier by mansabdari system, and mansab का मतलब होता है rank, status या position, ये हमने पहले भी देखा है। Military system in the reign of Akbar was based on, तो आंसर है mansabdari. It was essential to have a well-equipped army for expansion of army and maintenance of peace and order. Akbar reformed many loopholes of the military system for this purpose. He revived the practice of चेहरा मतलब जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो सोल्जर्स होते हैं वो, इसके साथ साथ इन्होंने दाग जो होता है, जो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, ये दोनों सिस्टम को इन्होंने रिवाइव किया इन 1573। आफ्टर दिस एक्शन ही ऑर्गेनाइज सोल्जर्स बाय मनसबदारी सिस्टम 1574-75 में, और मनसब का मतलब हमने पहले देख चुका है। द फर्स्ट पर्सन टू बी गिवन प्रॉपर स्टेटस ऑफ द दीवान बाय अकबर वॉज, तो आंसर है मुजफ्फर खान तुर्बती। दीवान इज़ अ पर्शियन वर्ड, पर्शियन वोकेबलरी के हिसाब से, एंड इट वॉज अडॉप्टेड बाय मुस्लिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ उमर खलीफ। दे यूज द टर्म फॉर द ट्रेजरी डिपार्टमेंट। 9th year of Akbar's reign till 30th year of his reign, Diwan designation was adorned by Muzaffar Khan Turbati and then राजा तोदार माल एंड ख्वाजा शाह मंसूर, ये इन तीनों ने दीवान की पोजीशन को होल्ड किया था। द ग्रोथ ऑफ दीवान्स डिपार्टमेंट बिगेन विद द अपॉइंटमेंट ऑफ मुजफ्फर खान तुर्बती, 1565 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। दीवान वॉज अ सुप्रीम ऑफिशियल ऑफ फाइनेंशियल अफेयर एंड रेवेन्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वॉज बोरोड फ्रॉम द सिस्टम फॉलोड इन, तो ये था मंगोलिया में। मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वॉज बोरोड फ्रॉम मंगोलिया। The type of military division was implemented in Mongolian army in the leadership of Genghis Khan. उस समय पे जो प्रिंसिपल फॉलो करते थे उसको यहाँ पे बोरो किया। However, मनसबदार system was widely new. Nevertheless, originally it was based on Mongolian military division. Reason and assertion बताना है। During the time of Akbar, for every 10 cavalry men, the mansab had to maintain 20 horses. 10 आदमी के लिए 20 हॉर्स मेंटेन करना होता था। Horse had to be rested while on march and replacement were necessary during the time of war. तो ये दोनों statement correct है and R is the correct reason for the explanation. During the reign of Akbar, for every 10 cavalry men, the
मनसबदार हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेस। इसका रीज़न ये था for this custom was that it was essential to give rest to the horses during the long journey and it was needed to replace horses during the war. नेक्स्ट है जब्ती सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय अकबर। जब्ती ये हमने पहले देख चुका है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर वॉज बेस्ड ऑन द शेड्यूल ऑफ दस्तूर उल अमल एंड जब्ती खसरा ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रेवेन्यू डिटर्मिनेशन। सो लैंड रेवेन्यू डिटर्मिनेशन के लिए ये सर्वे करते थे 10 साल का डिफरेंट क्रॉप के 10 ईयर्स में कितने एवरेज प्राइस रहे, उसका 1/3 विल बी सेट एज लैंड रेवेन्यू। ये हमने पहले देखा है। इन विच मेजर तोदारमल अचीव द फेम, तो ये था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इवन दो ही वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर, बट इन्होंने जो सर्वे के बेस करने के बाद में 10 ईयर्स का जो लैंड रेवेन्यू एवरेज ऑफ 10 ईयर्स विल बी द लैंड रेवेन्यू, ये सिस्टम का क्रेडिट जाता है तोदारमल को। अकबर इंट्रोड्यूस द दहशाला और जब्ती सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। ये हुआ था 1580 से 82 के बीच में टू कंसोलिडेट मुगल एम्पायर। The founder of this system was Todarmal. That's why is known as Todarmal settlement या फिर Todarmal बंदोबस्त भी इसको बोला जाता है। At that time Todarmal was the finance minister and his chief assistant जिनका नाम था ख्वाजा शाह मंसूर, इन्होंने भी इनकी हेल्प की थी। Under this system ये हमने पहले डिस्कस कर चुका है। नेक्स्ट है बस एक टर्म है यहाँ पे, 1/3 of the average product was the state share that is known as mal and rest 2/3 share was left to the cultivator that is called खरज। किस सिस्टम को बंदोबस्त सिस्टम बोला जाता है, तो ये है जब्ती सिस्टम। राउंड अबाउट 30 क्वेश्चंस और बच गए हैं अकबर वाले चैप्टर में, जिसको हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।